हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक अपने पुराने लेक्चर्स में यानी 3 लेक्चर्स के अंदर बात करी थी बेसिक मैथमेटिक्स की, मूलभूत गणित की। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो मूलभूत गणित है हमारा, वो वास्तविकता में हमारे लिए टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमारे चैप्टर्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। ठीक बात। इसके अंदर हमने रैशनल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर ली, लॉगरिथम की बात करी, लॉगरिथम इनइक्वालिटी की बात करी, और हमने एक्सपोनेंशियल की भी बात कर ली, चरघातांकी की भी बात करी थी। अब इनका इस्तेमाल होगा इसी चैप्टर के अंदर। एक और चीज हमको इंट्रोड्यूस करनी होगी, वो है मॉडुलस, और मॉडुलस को हम लेके चलेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब जो हम अपने IIT JEE का सिलेबस का जो पहला चैप्टर है, जिसे हम रिकॉग्नाइज चैप्टर बोलते हैं, वो आज शुरुआत करेंगे इस लेक्चर के अंदर। वो चैप्टर जो लगभग सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, उसकी बारीकियां हमें सीखनी है, उसमें सवालों को सॉल्व करने के मेथड और उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी हमें अब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी इसको अगर अपन हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण व व्यंजक। जितना भी आपने पढ़ा है उसको भी हम लेते हुए, और इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसको भी हमें सीखना है। एक मजेदार बात और, द्विघात समीकरण जो है वो चैप्टर बहुत आसान है, तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। और ये क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ रहा है, तो ये आपके एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें क्वेश्चन को घुमाने की जो टेंडेंसी है, यानी क्वेश्चन के अंदर मैनिपुलेशन करने की जो टेंडेंसी है, वो इस चैप्टर में ज्यादा होती है। दूसरा, हमने जो ये सिलेबस टाइम सेवर कोर्स में आपके लिए डिजाइन करा, वो कुछ इस तरीके से किया है कि एक एक चैप्टर को हम जब पढ़ते चलेंगे तो वो आगे आने वाले चैप्टरों के अंदर उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। यानी हम जब एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने अभी लॉग पढ़ा, रैशनल इनइक्वालिटी पढ़ी, उसका इस्तेमाल हम द्विघात में करेंगे। द्विघात पढ़ने के बाद जब हम त्रिकोणमिति पे जाएंगे तो त्रिकोणमिति के अंदर भी हम द्विघात का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ठीक बात है। चलिए, तो अब हम बात शुरू करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन की, द्विघात समीकरण व व्यंजक। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमको यह समझना जरूरी है कि आखिर व्यंजक में, समीकरण में और सर्वसमिका में क्या अंतर है। 3 शब्द हैं जिनको आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं व्यंजक लिखा होगा, कहीं समीकरण होगा और कहीं सर्वसमिका लिखा होगा। व्यंजक को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन, समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन, और सर्वसमिका को हम बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका पहले अंतर समझ लो। मान लीजिए एक रेखीय एक्सप्रेशन या रेखीय व्यंजक में ले लूं ax प्लस बी। अगर यहां देखो वेरिएबल कौन है, a और b को अपन क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। मैं सिर्फ ये लिख देता हूं a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b क्या है? अपने आप में कांस्टेंट है। तो अगर मैंने यहां पर वेरिएबल के बारे में बात करी तो आप बोलोगे सर वेरिएबल कौन है? x है, x ही हमारा वेरिएबल चलता है। हालांकि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या करा था, वेरिएबल को t डाल के भी देखा था, w डाल के भी देखा था, z डाल के भी देखा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इन जनरल हमारा वेरिएबल क्या होता है? x है ना। अब अगर आपने इसका जो भी मान आया उसको किसी नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया, आपने बोला कि x के मान रखने से जो भी मान ये रेखीय व्यंजक आपको देगा, वो या रेखीय पद आपको देगा, वो हम y में स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा चीज लिखा गया है, ये आपका क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। ठीक बात है। यहां y क्या है? y भी वेरिएबल है, y भी एक चर है, x के मान पर निर्भर करता हुआ चर है। तो आप x को क्या बोल सकते हो कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y का मान x पर निर्भर कर रहा है। और जब कभी भी आप इस तरीके से किसी भी रेखीय को या द्विघात को अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। अगर इसी में मैं ये कह देता कि साहब ax प्लस बी बराबर 0 कर लो, या 0 मत करो, यहां कोई कांस्टेंट लगा देते, कोई कांस्टेंट लगाते तो अपन उसको उधर ले जाकर के भी क्या कर देते? 0। यानी अगर आपके पास एक ही वेरिएबल रह जाए और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि ये रेखीय समीकरण है।
सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका क्या कहती है? अच्छा, इसमें जब सॉल्व करोगे तो x का एक ही मान आएगा, द्विघात को सॉल्व करते हैं तो x के दो मान आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्या हो, x के सभी मानों के लिए आपका जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाए, उसे सर्व समीका कहते हैं। तो सर्व समीका की बात अपन करेंगे बाद में। अभी हमें दो चीजों के बारे में बात करनी थी कि समीकरण और व्यंजक। अब द्विघात आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेकर के आगे बढ़ जाता हूं। मैं हालांकि पूरी डेफिनेशन है बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा ax² प्लस bx प्लस c, यहां y लगा दिया, यहां लिख दिया a नॉट इक्वल टू 0, और यहां लिख दिया मैंने कि abc क्या है, मान लीजिए कांस्टेंट है। क्या है? एबीसी कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा द्विघात व्यंजक। ये क्या हो जाएगा? द्विघात व्यंजक। और अगर मैं आपसे बोलूं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, कंडीशन है वही, a इज नॉट इक्वल टू 0 और abc क्या है, कांस्टेंट है, अगर तो आपका ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो आपका वेरिएबल है, जो चर है, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात है। यहां x की अधिकतम घात कितनी थी? 1, तो ये रेखीय व्यंजक हो गया। ठीक बात है। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, ये आपके बहुपदीय व्यंजकों की परिभाषा के अनुसार ये बनाया गया है। तो अभी हमें जो पहली बात समझनी थी वो क्या थी कि आखिर समीकरण और व्यंजक में क्या अंतर है। प्रश्न पढ़ते वक्त ध्यान देना कि वो समीकरण बोल रहा है या वो व्यंजक बोल रहा है। व्यंजक का मतलब उसको इक्वल टू 0 नहीं करना है, वो इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक बात। लेकिन समीकरण जब होगा तो आप कुछ ना कुछ एडजस्ट करके राइट हैंड साइड पर क्या बना पाओगे? 0, और वहां से आपको x के मान प्राप्त होंगे। तो समीकरण और व्यंजक आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि आखिर ये द्विघात की उत्पत्ति हुई कहां से, आया कहां से, कैसे आया। ठीक है, तो क्या कहा गया कि एक बहुपदीय, पॉलिनोमियल है ना, एक बहुपदीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात व्यंजक कहलाता है। द्विघात व्यंजक कहलाता है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं आई डॉट ई डॉट। आई डॉट ई डॉट का मतलब होता है बेटा दैट इज, है ना। ठीक है ना, इसका मतलब, ठीक है ना, दैट इज y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? द्विघात व्यंजक कहलाता है। ठीक है ना। यहां कंडीशन ध्यान रखना, a इज नॉट इक्वल टू 0। हालांकि a इज नॉट इक्वल टू 0 करके भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि आगे चल करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तब तो वहां पर कंडीशनों को चेंज करना पड़ता है। हालांकि चूंकि जो इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे तो ये वास्तविक संख्याओं के बारे में ही चल रहा होगा, तो हम यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, या एबीसी को हम कांस्टेंट बोल देते हैं कि एबीसी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? द्विघात व्यंजक कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल और क्या कहता है? बहुपदीय समीकरण के अनुसार, बहुपदीय समीकरण की या बहुपदीय प्रमेय के अनुसार, बहुपदीय प्रमेय के अनुसार समीकरण के मूलों की संख्या, समीकरण के मूलों की संख्या, समीकरण के मूलों की संख्या समीकरण के कोटि के बराबर होती है। कोटि के बराबर होती है। समीकरण के कोटि के बराबर होती है। इसका मतलब
ये क्या है, ये द्विकोटि का है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। तो जितनी अधिकतम घात उतनी उसकी कोटि होती है, डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा नंबर ऑफ रूट्स को बताती है कि उस समीकरण के, या मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया गया जिसकी डिग्री 5 है, तो उसके पास कितने मूल होंगे, मैक्सिमम, मतलब उसके पास मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मूल हमेशा 5 ही होंगे। अब वो वास्तविक हैं, काल्पनिक है, समान है, भिन्न है, ये अलग बात है, ये चर्चा का अलग विषय है। लेकिन हमें अगर ये पूछा जाए कि अगर आपको एक बहुपदीय समीकरण दी जाएगी तो उसमें मूलों की संख्या कितनी होगी, अगर प्रश्न आता है मूलों की संख्या, तो फिर हम क्लियर हैं कि जितनी उसकी डिग्री उतने उसके मूल। इसका मतलब अतः द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कंडीशन आपको अब ज्यादा मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बार बार लिखने से कोई मतलब भी नहीं बेटा इसका। a नॉट इक्वल टू 0 और a b c कांस्टेंट है ना, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, अभी तो a b c कांस्टेंट है ना। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a जहां के मूलों की संख्या सदैव 2 होगी, मूलों की संख्या सदैव 2 होगी। ध्यान रखना किसके लिए बोल रहा हूं, द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है। फिर से इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और आपको ध्यान रखना है, आगे चल करके कहीं मैं आपको यह ध्यान वापस दिलाऊंगा कि देखो मैंने पहले लेक्चर में कुछ बोला था, है ना। तो अब आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, कि मूलों की संख्या सदैव 2 होगी, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक हो, समान हो या भिन्न हो। यह आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉलिनोमियल जिसकी कोटि यानी जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, वो हमारा व्यंजक द्विघात का हो जाता है। और अगर y को 0 रख देंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। उस समीकरण के हमेशा कितने मूल होंगे, 2 ही मूल होंगे, चाहे वो वास्तविक हो, चाहे काल्पनिक हो, चाहे समान हो, चाहे भिन्न हो। वो कब क्या होंगे ये चर्चा का विषय है, जिसे हम आगे चर्चा में लाएंगे। पर अभी तो हमने ये श्योर कर लिया कि इसके कितने मूल होंगे, 2 ही मूल होंगे। ये आपको अच्छे से पता भी होगा। अब जरा अपन इसके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि आखिर मूल 2 ही होंगे। पहला इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि मूल 2 होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो देखो क्या करते हैं, एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कहा जाए कि मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। कंडीशन अब आपको मैं 1-2 बार और लिखूंगा, फिर बाद में आपको अपने आप मानते हुए चलना है कि abc क्या है, मान लीजिए कांस्टेंट है ना। आपको ये समीकरण दी गई और ये कहा गया कि इसके 2 मूल हैं। इसके 2 मूल आ गए हैं, मान लीजिए एक अल्फा और एक आ गया है बीटा। क्या आ गया, एक आ गया है अल्फा और एक आ गया है बीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो मान होगा वो हमेशा a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। यानी ये आपकी एक तरह से देखा जाए तो आइडेंटिटी है, ये एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। अब कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया। भाई मूल है तो अल्फा भी इसको संतुष्ट कर देगा, बीटा भी इसको संतुष्ट कर देगा। तो x का एक मान अल्फा और x का एक मान बीटा, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ले लिया। a आपको कॉमन लेना है। अब यहां क्या है, थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को कि सर ये a कॉमन, ये a बाहर क्यों ले लिया। कंडीशन ध्यान रखना, a नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कहां से आया, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इससे आगे चलेंगे, ठीक है। देखो बेटा, कभी भी आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं तो आपके पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड मध्य पद प्रसारण विधि। उसके अंदर आप क्या करते थे, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ते थे कि पहले और आखिरी पद के गुणा के बराबर आ जाए। ये आपको मालूम है ना। दूसरा,
आप जानते थे कि पूर्ण वर्ग करके बनाया जाता था, और एक होता था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। याद आ गया तीनों चीजें? मैं आपको बताता हूं पूर्ण वर्ग वाला लॉजिक, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो बहुत बार आएगा। अब देखो क्या करा मैंने, ए पहले कॉमन ले लिया बेटा, और ये जो मेथड अब मैं बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझना, तो पूर्ण वर्ग का जो तिलिस्म है वो खत्म कर देते हैं अपन, ठीक है। यानी अब आप किसी भी द्विघात समीकरण को कभी भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो आप झटके में बना दोगे उसका पूर्ण वर्ग, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये प्रोसेस जो मैं एक बार कर रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ठीक है, और लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ए आ गया, कॉमन ले लिया, मान लो अपन ने समीकरण ले ली पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मान लो बेटा ये लिखा है ना। मैंने क्या करा, ए कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। बोलो हाँ या ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। कंडीशन है कि ए शून्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस द्विघात का मैं क्या बनाना चाहता हूं, पूर्ण वर्ग बनाना चाहता हूं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम जो मैंने किया वो क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि एक की जगह, एक अंक एक की जगह कोई और अंक था, मान लीजिए 2 हो, 3 हो, 4 हो, -5 हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले उसे कॉमन ले लें। कॉमन ले लिया, ठीक बात। अब क्या करेंगे, यहां देखें एक्स का गुणांक क्या आया, एक्स का गुणांक है b बटे a, है ना। तो जो भी एक्स का गुणांक आ रहा हो उसका आधा लें, उस अंक का आधा करें और उसका वर्ग जोड़ दें और घटा दें। मैंने क्या बोला कि x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का तो हो गया काम, अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, x की। तो जो भी x का गुणांक आएगा, उस गुणांक, जो भी x का गुणांक आएगा b बाई ए, उस गुणांक का आधा ले लें पहले, उस आधे वाले अंक को पहले एक बार वर्ग करके इसमें जोड़ दें और एक बार इसमें घटा दें, और ये आपका पूर्ण वर्ग बनेगा। तो क्या करना है, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, ये जो लिखा हुआ है आपका इसको भी रहने दीजिए, b बाई ए इंटू एक्स प्लस, अब इसका आधा कितना होगा, b बटे 2a होगा। तो आप क्या करो, b बटे 2a के वर्ग को एक बार जोड़ दो प्लस c बाई ए और एक बार घटा दो। बोलो बात समझ में आ गई? ये लीजिए, अब ये जो पार्ट आपका आया, कौन सा, ये जो सेक्शन अपन ने पकड़ लिया, ये सेक्शन जो है ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया। किसका पूर्ण वर्ग बना, x का और b बाई 2a का पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा a टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, चाहे तो आप खोल के देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू b बाई 2a इंटू एक्स, तो 2 और 2 कट के b बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस यहां पर आप एलसीएम अगर 4a स्क्वायर ले लेते हैं, आप एलसीएम कितना ले लेंगे, 4a स्क्वायर ले लेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहां प्राप्त होगा 4ac और माइनस का b स्क्वायर। और ये तो हमारे देखा देखा सा लग रहा है, ये वास्तविकता में द्विघात समीकरण का डॉक्टर है या डिस्क्रिमिनेंट है। हम बोलते हैं कि किसी भी द्विघात के बारे में अगर चर्चा करनी है तो उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में यानी विवेतीकर के बारे में बात करेंगे, तो उसका जो डी आएगा वो ये होता है, लेकिन ये उल्टा आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये माइनस डी लिखा है। तो अब अगले स्टेप में देखो मैंने क्या करा, ए यहीं रहने दिया, अच्छा ये सब चल रहा है किसके बराबर, इक्वल टू जीरो, तो ए और यहां ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि ये लिखा हुआ है d बटे 4a का होल स्क्वायर या d बाई 4a स्क्वायर, हाँ d बाई 4a स्क्वायर लिखा हुआ बेटा, ठीक है। अब और कुछ करते हैं इसमें, देखो क्या कर रहा हूं मैं, a टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में ले लिया मैंने x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस रूट d बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। ऐसे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको मैं अंक देता हूं एक P और एक Q, और मैंने आपसे पूछा P इंटू क्यू बराबर 0 है, और मैंने यह भी बोल दिया कि P शून्य नहीं है, तो फिर क्या शून्य होगा? आप बोलोगे कि सर Q ही शून्य होगा। भाई P इंटू क्यू में Q ही क्या होगा? शून्य। अब A शून्य नहीं है तो इसको शून्य होना पड़ेगा, तो ये आपसे क्या कहेगा कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस रूट d बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा। अच्छा ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है? आई होप सब बच्चों को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा,
ये बनेगा आपका x प्लस ये आ जाएगा b/2a प्लस रूट d/2a, एक तो ये आया, और एक आ जाएगा x प्लस b/2a और माइनस रूट d/2a। बोलो सही बात, यहां तक भी ठीक चल रहा है। ये दोनों जीरो हो रहे हैं, तो यहां से x के दो मान आएंगे। एक x का मान आपके पास आएगा माइनस कॉमन लेकर के b प्लस रूट d/2a, और एक x का मान आपके पास आ जाएगा माइनस कॉमन लेकर के b माइनस रूट d/2a। ठीक बात है यहां तक? तो आपके पास x के दो मान आ गए, ठीक है, और यही इसके क्या है, मूल है। इसी को आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये अगर आ रहा है तो ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। और मजेदार बात यह है कि यही आपका आना भी था अगर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद हो, है ना। जो हमारा थर्ड मेथड है वो क्या था, हमारा फॉर्मूला हुआ करता कि x के दो मान आएंगे, x1 और x2, वो मान हम निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a से। यही फॉर्मूला हमने श्रीधराचार्य का पढ़ा है। तो x1 कॉमा x2 क्या निकल के आ गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a, यही तो हुआ, वही हमारा आया। अगर आप उस समय बोल रहे हैं तो देखो एक आ रहा है माइनस बी माइनस रूट d/2a और माइनस बी प्लस रूट d/2a। ये फॉर्मूला हमने यहां से क्या करा, डिजाइन कर लिया। तो अब हमारी बात की जो चर्चा चालू हुई थी वो क्या थी, वो चर्चा थी कि हम क्या कर रहे हैं, ये दो रूट निकाल के लेके आ रहे हैं, है ना। इसको आपने क्या मान लिया, आपने बोला कि सर ये वाला जो रूट आया वो अल्फा है और ये वाला रूट आपका जो आया है वो क्या है, वो आपका बीटा आ गया। ठीक बात है, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा आया। तो हमने क्या कहा, आप उसको ऐसे लिख दो। देखो ध्यान से, ये यहां से अगर यहां पहुंच गया है तो इसके दो रूट अगर आ रहे हैं तो आप इसको a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो जब कभी भी द्विघात समीकरण आपको दी जाएगी तो आप उसमें a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ध्यान ये रखना अल्फा और बीटा उस समीकरण के मूल होंगे और ये गुणांक जो एक्स स्क्वायर का है ये मल्टीप्लाई में रहेगा। ये देखो अपन ने पूरी इक्वेशन सॉल्व करी है, उसी से अपन ने रूट निकाले हैं। तो ऐसा अगर आता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मूल हमेशा इस रूप में लिखे जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम का रूल है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल दिए गए हों अल्फा और बीटा, तो आप a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करेंगे। इस a को गायब मत करना है, इस a को काटने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो नहीं है। यानी ये रूल आपका ध्यान है, अगर आपको द्विघात समीकरण के मूल दिए जाएंगे तो आप इन्हें गुणा करोगे और a से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक द्विघात समीकरण ली, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मान लो मैंने आपको एक द्विघात समीकरण दी, मैंने आपसे कहा इसके मूल ज्ञात करो, है ना। तो अपन क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाते हैं। -4 लाना है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा पहले 2x स्क्वायर, फिर मैंने -4x लिखा प्लस x माइनस 2 बराबर 0 ले लिया बेटा, ठीक है ना। अब मैं मूल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा। तो यहां आ जाएगा मेरे पास कितना, और 2x कॉमन ले लो तो यहां आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से मेरे पास एक समीकरण में आ जाएगा 2x प्लस 1 और एक आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। और ये सॉल्व करने से मुझे x के जो मूल मिलेंगे वो मिलेगा एक माइनस 1/2 और एक मिलेगा x बराबर 2। ठीक है, ये आपके मूल हो गए। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी अपन ने सीख लिया। श्रीधराचार्य लगभग सभी को आती है, हर उस बच्चे को आती है जिसने कक्षा 10वीं पास कर रखी है, और आई होप आप सब लोगों ने कक्षा 10वीं अच्छे से पास करी है, तभी आपने मैथमेटिक्स लिया होगा क्योंकि मैथ्स में आप अच्छे थे। अब ये जो आया है ये आपके मूल आ गए हैं। अब मैं क्या बोलता हूं, अगर मुझे समीकरण लिखनी है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो पहले 2 लिख लो। अब ब्रैकेट में मूल लिख दो, यानी x माइनस ऑफ -1/2, ये अल्फा आ गया, और x माइनस 2 ये लो। ये और ये बराबर है, यकीन ना आए तो आप गुणा करके देख लें। पहले इनको गुणा करेंगे, देखो क्या आएगा, 2 यहां रहने दो,
इसका आ जाएगा x प्लस 1/2 और ये आ जाएगा x माइनस 2 बेटा। ठीक है, अब 2 का एलसीएम ले लो, तो 2 का एलसीएम लेने से 2 यहां रहने दो, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 2 और बटे में कितना 2 और ये 2 और ये 2 साफ होकर जब इनको गुणा करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये आ गया। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 आपको मिल गया। अगर आप यहां पर x स्क्वायर का गुणांक गुणा नहीं करते तो आपकी समीकरण में x स्क्वायर माइनस 3/2x और माइनस 1 आता। वो समीकरण नहीं दिए मैंने तो आपको समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 दी है। तो जब कभी भी आपको द्विघात समीकरण दिया जाएगा किस रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, और ये कहा जाए कि इसके दो मूल हैं क्या, अल्फा और बीटा, तो आप इस समीकरण को लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक पहले करें फिर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख लें। ये रूल आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक बात, तो हर बार आपको ऐसे ही लिखना है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर है कि यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्यों कंप्लीट मल्टीप्लाई किया जाता है, ताकि ये और ये समीकरण एग्जैक्टली सेम आ पाए। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा तो ये a आएगा ही नहीं, इसकी जगह 1 आएगा, अपन को टेंशन नहीं है उसके लिए। ठीक बात, ये बात हमारी क्लियर हुई। अच्छा, मान लीजिए मैं यही सवाल आपको देता, यही सवाल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, इसका पूर्ण वर्ग करो जरा। क्या इसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं? आपको अगर इसका पूर्ण वर्ग बनाना है तो भी तरीका यही है। क्या, पहले 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 3/2x और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया अपन ने। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, जो अंक यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो, x का गुणांक है -3/2, है ना। तो x का गुणांक आप चाहे तो -3/2 लो, चाहे 3/2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो वर्ग करना है ना। इसका आधा करो तो 3/4, तो बस उसे जोड़ दो बेटा, तो 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3x/2 को यहां रहने दो, प्लस अब आप कर दो 3/2 का होल स्क्वायर से एक बार एडिशन, -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। तो ये 2 को तो यहीं रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा आपका x माइनस, और ये कितना है आपका, ये सॉरी 3/4 का होल स्क्वायर करना है ना, आधा करना, 3/4 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना बनेगा आपका x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये कितना आएगा आपका 9 और 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 25/4, 25/16, ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0। आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसको उठा के 0 कर दो तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का आपका ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये बराबर 0 करोगे तो एक तो बनेगा x माइनस 3/4 और प्लस का 5/4, एक बनेगा x माइनस 3/4 और माइनस का 5/4 बराबर 0, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, x माइनस 4 एलसीएम ले लिया मान लो, तो यहां आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 5, ठीक है, ऐसे करके ले लो, और ये आ जाएगा x माइनस, और ये आ जाएगा आपका 8/4 बराबर 0। ये सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, x माइनस और -2/4 यानी -1/2, तो x प्लस 1/2 हो गया ये, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 बराबर 0। मूल निकालोगे तो x बराबर -1/2 और x बराबर 2। तो आई होप इस एक सवाल की मदद से मैंने क्या करा, आपको तीनों मेथड दिखाए हैं मूलों को ज्ञात करने का। पहला मेथड आपने क्या करा, उसका लॉजिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी मध्य पद प्रसारण से किया, ये आपका पहला मेथड हुआ बेटा, ठीक है। फिर आपने क्या करा, ये पहले मेथड से लॉजिक भी क्लियर हुआ, ये वाला लॉजिक भी हमने क्लियर किया। दूसरा मेथड जो था वो हमने क्या करा, पूर्ण वर्ग बना के कर लिया। और तीसरा मेथड मैं नहीं बताना चाहता हूं, फिर भी बता देता हूं, क्योंकि वो सब बच्चों को आता है, श्रीधराचार्य। तो वो फॉर्मूला क्या है, -b, तो -b का मतलब +3 प्लस माइनस √b² यानी 9 -4ac, तो 8 दूनी 16
बटे 2a यानी 4, ठीक बात। तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 25 बटे, और 25 का रूट भी कितना आएगा 5 बटे 4, तो 8 बटे 4 एक मूल आएगा, और एक मूल आ जाएगा माइनस का 2 बटे 4। तो चेक कर ले, आपके दोनों मूल आ गए। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, देखो यहां से हमने बात करी थी क्या, कि ये जब इस तरह का फैक्टर बनेगा तो ये x के कितने मान निकालेगा, 2 ही मान निकाल सकता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के सदैव 2 ही मूल होते हैं, 2 से अधिक मूल नहीं होते हैं, ठीक बात। और हमेशा द्विघात को ऐसे लिखना है, ये ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ द्विघात को लेकर के। आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं वहीं से जहां से हमने शुरू किया था बेटा। हमने शुरू किया था कि अगर आपके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 मूल हैं, क्या, अल्फा और बीटा, तो आपसे मैंने बोला कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लिख सकते हो a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये लिखने का तरीका अब आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब यहां से अपन और मजेदार बात देखते हैं। देखो क्या, a आपने कॉमन ले लिया इधर से भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए आया, इंटू a टाइम्स ऑफ, और इसको लिख लिया आपने एक्स स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा आ गया बेटा, ठीक बात है ना। यहां से देखोगे तो ये a और ये आपस में कट सकते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन पहले ही क्या कह रही है कि a कभी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तो जो भी अंक आएगा वो दोनों तरफ समान है, तो कट गया। अब आप देखो इसको और इसको कंपेयर कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 1 है, तो x के गुणांक के बारे में बात करो। x का गुणांक यहां पर है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर गुणांक है b बटे a। तो पहला रिजल्ट जो हमारा निकल के आया वो आया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, मूलों का योग। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मूलों का योग। ये आप अच्छे से जानते बेटा, है ना। फिर आपने कांस्टेंट को कंपेयर करा दिया, तो अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा, सी बाई ए के बराबर। ये आपका क्या कहलाता है, मूलों का गुणा, मूलों का गुणन। ये 2 चीजें आपको अच्छे से पता है। एक और चीज है जो हमें यहां सीखनी है, वो क्या, कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड होता है, मॉड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है अल्फा या बीटा में से कौन सा बड़ा है मूल, ठीक है ना। तो मैं तो रूट की वजह से मदद लूंगा, रूट के मदद लूंगा, या इसको ऐसे मत करो, इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं ताकि आपको मॉड वाली चीज समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपसे पूछा कि चलिए तो फिर मुझे बताएं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर वो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। चेक कर ले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होगा, है ना भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने रूट ले लिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इधर आएगा अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब रूट से अगर कोई वेरिएबल बाहर आएगा तो मॉड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें धनात्मक, न तो रूट हमारा धनात्मक, न तो धनात्मक ऋणात्मक लेता है न देता है, तो धनात्मक करना ही पड़ेगा, है ना, मॉड लगा करके। यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा बेटा अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस का 4c बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन रूट डी बोल देते हैं, और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा मॉड ए। तो ये एक और रूल आ गया, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, रूट डी बाई मॉड ए होता है। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इसी से एक और रिजल्ट अपन को यहां पर ध्यान रखना है, वो क्या, कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, क्या है, मूल हैं, तब
एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला सबको अब याद होगा, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। इसी से ही हम द्विघात समीकरण का निर्माण करते हैं। यदि हमें मूल पता हो तो हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0 से ही द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे। तो अभी तक हमने क्या बात करी? हमने बात करी द्विघात व्यंजक, द्विघात समीकरण। व्यंजक और समीकरण में अंतर बिल्कुल खत्म, अब कोई डाउट नहीं है। ये सिर्फ यहां के लिए नहीं बेटा, y बराबर साइन एक्स अगर मैंने लिखा ना तो वो व्यंजक है, ठीक है। और अगर साइन एक्स बराबर 1/2 लिखा तो वो समीकरण है। तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो ध्यान रखना। व्यंजक और समीकरण के मध्य का जो अंतर है वो आपको सदैव याद रखना है। सर्व समीका मैं आपको बताऊंगा जैसे ही चैप्टर के अंदर आएगी कि ये सर्व समीका होती है, तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपके दिमाग में ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि समीकरण और व्यंजक अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। फिर हमने बात करी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? आपका मध्य पद प्रसारण विधि है, दूसरा मेथड आपके पास कौन सा है? श्रीधराचार्य विधि है, तीसरा क्या है? पूर्ण वर्ग से आप ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि पूर्ण वर्ग से अपन ने श्रीधराचार्य भी देखा और उसी से हमने पूर्ण वर्ग करने से यह सीख लिया था कि मूल 2 ही आएंगे क्वाड्रेटिक के, द्विघात के 2 ही मूल आएंगे। और पूर्ण वर्ग करने का मेथड भी समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हम पहले बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद जो एक्स का गुणांक होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, तो एक्स का जो गुणांक होगा उसके आधा लेकर के उसका वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है और हमारा पूर्ण वर्ग तैयार। तो अब जब कभी भी आपको पूर्ण वर्ग करने की टेंशन होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, फटाफट आप उसका पूर्ण वर्ग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल फटाफट देख लो, मतलब उसमें तो बहुत ही मजेदार, जैसे मैंने कह दिया 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, या इसको पूर्ण वर्ग बनाना है या इसको ऐसे कर लेते हैं 5x स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 0। मैंने कहा इसका पूर्ण वर्ग बना दो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 5 माइनस 1/5 बराबर 0। कुछ और मत करना, इसको छेड़ना मत, 5 रहने दो क्योंकि आप पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। यहां एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस 1/5 है, तो ये तो लिखने दो 1/5 है, और इसका आधा 1/10 होगा, है ना। तो उसका स्क्वायर कर दो, माइनस 1/5 और माइनस 1/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह आ गया 5, यहां आ जाएगा आपके पास किसका? x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। अब आप खोल के देख लो उसको जरा, x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 x बन गया, और उधर जो भी आएगा उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आ गया -1/5 और माइनस का 1/100 इज इक्वल्स टू 0। ये लो पूर्ण वर्ग बना 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 100 एलसीएम ले लिया आपने, तो 20 ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 21/100 इज इक्वल टू 0। ये कहां काम आने वाला है? जब हम अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं बेटा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वहां पर जब रैशनल इंटीग्रेशन आ जाता था, परिमेय समाकलन जिसमें अंडर रूट के अंदर द्विघात आ जाती है, तो हम मैक्सिमम टाइम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो अब जब कभी भी ऐसा कुछ होगा, पूर्ण वर्ग बनाना हमारे लिए अब बाएं हाथ का खेल है, हमें उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जिसका भी चाहे उसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो हमारी ये कुछ चीजें अभी हमने क्लियर करी। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब मूल के बारे में बात हो गई, मूलों के बारे में हमने ये समझ लिया कि द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो 2 होंगे, है ना। 2 मूल आएंगे, रियल और इमेजिनरी या नॉन रियल या इक्वल या अलग अलग, वो सब के बारे में अब अगर हमें चर्चा करनी है तो हम सबसे पहले चलते हैं किस पर? हम चलते हैं मूलों की प्रकृति पर। तो हेडिंग ले लेते हैं मूलों की प्रकृति। थोड़ी बहुत आप भावनाओं को समझेंगे, है ना। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे और फिर इस पर सवाल करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बनती रहे बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले मूलों की प्रकृति में पहला जो है वो ये है,
और हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c आपके कांस्टेंट हैं। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा करते हुए इसके मूलों की प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है कि यदि समीकरण का d, अब ये d मत से मत करवाना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, सबको पता है d क्या होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका d ग्रेटर देन 0 तब मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, वास्तविक भी होंगे और भिन्न भी होंगे, ठीक बात है। सेकंड रूल क्या कहता है? यदि समीकरण का d बराबर 0 तब मूल वास्तविक व समान होंगे। समान होंगे का मतलब समझ रहे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये सब आप जानते हैं। मैं कारण अगर पूछ लेता, अगर मान लीजिए अपन इसको क्लास में कर रहे होते और मैं आपसे पूछता तो बच्चे बोलते कि सर ये तो हमने बचपन से यही पढ़ा है तो उसके पीछे का कारण भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो अपन उस पर भी आते हैं अभी थोड़ी देर में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि समीकरण के मूल d लेस देन 0 हैं तब मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल अवास्तविक होंगे, नॉन रियल होंगे। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू के रूप में होंगे। ऐसा क्यों है? आप देखो, अगर किसी भी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा दे रखा है मान लो, तो उसको निकालने का श्रीधराचार्य फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d होता है अपॉन 2a होता है। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि d कैसा है? d धनात्मक है। अगर ये d धनात्मक होता तो रूट के अंदर की चीज धनात्मक, तो वर्गमूल भी आपको एक धनात्मक मान बाहर देता। वह मान एक बार माइनस बी में जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो आपको दोनों बार परिणाम अलग अलग प्राप्त होंगे। इसीलिए आपके मूल वास्तविक भी थे और भिन्न भिन्न भी थे, ठीक बात है। दूसरी बात जब अपन ने करी कि d बराबर 0, अगर d बराबर 0 का मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपन ने क्या बोला कि ये 0 है, तो वर्गमूल के अंदर 0, यानी वर्गमूल खत्म। तो आपके पास जो मूल आता वो सिर्फ माइनस बी बाई 2a आता है ना। और अब आपको मूल तो दो ही बताने हैं, क्योंकि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल जो है, जो आपकी बहुपदीय प्रमेय, उसने बोल रखा है कि मूलों की संख्या तो दो ही है, पर आ तो एक ही रहा है माइनस बी बाई 2a। तो हमने क्या बोला कि आपके दोनों ही मूल इस केस में क्या आ जाएंगे? इस केस में मूल होंगे माइनस बी बाई 2a एक और माइनस बी बाई 2a दोनों, यानी आपका d बराबर 0 हो जाएगा। और ऐसा होने का मतलब है कि जो द्विघात आपको दी गई है वह स्वतः ही पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो गई है, ऑटोमेटिकली वो परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x बराबर 2 और x बराबर 2 दोनों ही मूल 2 आएंगे, ठीक है। ओके, अगर आपने कहा कि सर d जो है वो ऋणात्मक हो गया, तो वर्गमूल के अंदर क्या आ गया? ऋणात्मक। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक आने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आयोटा के रूप में चला जाएगा। और आयोटा अगर लग गया है, इसका मतलब अब मूल वास्तविक नहीं रहा, क्योंकि माइनस बी बाई 2a में आपके साथ आयोटा का टर्म भी आने वाला है। तो ये मूल क्या हो जाएंगे? अवास्तविक हो जाएंगे। अब वो काल्पनिक होते हैं या नहीं होते हैं वाली बात अलग है। प्योर पूर्ण रूप से काल्पनिक है या काल्पनिक को मतलब p प्लस आयोटा क्यू है, वो अपन को देखना पड़ेगा, है ना। तो आपको अब ये बात समझ में आई कि d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0 की वजह से ये कंडीशनें कहां से आई हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। फिर अपना चौथा पॉइंट लेते हैं अपन। चौथा पॉइंट क्या है नेचर ऑफ द रूट्स में? चौथा पॉइंट है कि यदि समीकरण, ध्यान रखना ऊपर वाली है, यदि समीकरण का एक मूल शून्य हो, का एक मूल शून्य हो, तब c बराबर 0, ठीक है भाई। ऐसा क्यों भाई? अगर आपने कहा कि एक मूल शून्य है तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है, क्या? अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए है। ए तो शून्य हो नहीं सकता, और आपका अगर एक मूल शून्य आ गया तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, शून्य। तो उसके लिए सी को क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। इससे एक पॉइंट आपको हमेशा याद क्या रखना है कि कभी भी किसी भी समीकरण का यदि एक मूल शून्य है तो उसमें कांस्टेंट पद नहीं आ सकता, कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकता, यानी उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी में अपना एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि यदि समीकरण के दोनों मूल शून्य हो, यानी अल्फा भी शून्य और बीटा भी शून्य, तो तब क्या होगा, तब सी भी शून्य आएगा और बी भी शून्य आएगा। सी और बी यानी पीछे से शून्य करते हैं अपन, अगर एक मूल जीरो आया तो सी जीरो, अगर दो मूल शून्य आ गए तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, और तीनों मूल तो शून्य हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि द्विघात के मूल दो ही हैं बेटा, दो से ज्यादा मूल नहीं है। ठीक है ना, ये फिफ्थ पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, इसी दोनों पॉइंटों की मदद से मेरा अगले जो सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट है ना, मैं उनका इस्तेमाल करूंगा, आप निकालना। मैं एक बार ये लिखवा दूं, फिर इस पर अपन सवाल करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि यदि समीकरण, अब की बार मुझे लिखना पड़ेगा है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल अनंत की ओर अग्रसित है, अनंत की ओर अग्रसित है। आप समझ रहे हैं, मतलब इट टेंड्स टू इंफिनिटी, अग्रसित है। ठीक है, तब a बराबर 0 होगा। यानी मैंने यहां समीकरण लिखा, देखो मैंने द्विघात समीकरण नहीं लिखा, मैंने कहा समीकरण में आपको बोला गया इस तरह की एक समीकरण देकर के कि भैया इसका एक मूल तो अनंत की ओर अग्रसित है। अब अनंत कोई अंक तो नहीं है, यह हमें पता है, तो अनंत पर मूल नहीं हो सकता। अब वो बोल रहे हैं कि अनंत पर जाकर के मूल है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसका a ही 0 हो जाएगा। इसको क्या है, डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इस दिक्कत को अपन दूर करते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, मान लो मैंने आपको समीकरण दी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी आपको पीछे वाले पॉइंट याद होने चाहिए, बस उसी पर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, एक मूल जो x का आजा है वो अनंत की ओर अग्रसित है, तो आप क्या करो, x की जगह पर 1/t रख दो बेटा। अब अगर आपको x को अनंत लेके जाना है तो आपको t को शून्य लेके जाना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है, t शून्य की तरफ जाएगा, है ना। जब t शून्य की तरफ जाएगा तो आपका x अनंत की तरफ जा रहा है। ठीक बात। अब आप देखो क्या होगा, x की जगह 1/t रखते ही ये बनेगा a/t स्क्वायर प्लस b/t प्लस c बराबर 0। एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर बराबर 0। इसकी तो बात ही नहीं करनी है, तो अपना समीकरण बन गया ct स्क्वायर प्लस bt प्लस a बराबर 0। अब हम क्या चाहते हैं कि t क्या बन जाए, t शून्य बने। t शून्य बनेगा तभी x अनंत होगा, ये बात क्लियर। और अगर t शून्य बनना है तो क्या ये समीकरण t में द्विघात दे दिए मैंने। अब आपने बोला कि सर हाँ ये t में द्विघात है, और जो आपका लीडिंग कॉफिशिएंट है, जो टी स्क्वायर का गुणांक है, वो क्या है, c है। तो आपने बोला कि सर इसका मतलब इसका कांस्टेंट क्या है, a। अब अगर इसका एक मूल आपको शून्य करना है तो इसके कांस्टेंट को 0 करना पड़ेगा, यानी a बराबर क्या आ गया, 0। यही बात तो हमने कही थी कि इसका मूल होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसी का मतलब सेवंथ पॉइंट फिर मेरे को यहां पर मैं यहीं लिख देता हूं ताकि जगह बच जाए, कि यदि समीकरण के दोनों मूल अनंत पर हों, दोनों ही मूल कहां भाग जाएं, अनंत पर भाग जाएं, तब a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0, सब खत्म हो जाएगा। a भी 0 और फिर उससे अगला टर्म भी 0 होगा। तो यदि समीकरण के दोनों मूलों को क्या कहा जाए कि ये अनंत पर हैं,
इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है, उसमें ए भी 0 और बी भी 0 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं नेचर ऑफ द रूट्स में बेटा। अब इस पर आधारित अपन पहले कुछ सवाल करेंगे, फिर अपन नेचर ऑफ द रूट्स में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे 7 पॉइंट हो चुके हैं किसके, नेचर्स ऑफ द रूट के बेटा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। मान लीजिए क्वेश्चन आया, यदि ये आपने बचपन में करे हुए सवाल हैं, ये मैं लिखूंगा और आप फटाफट इसे सॉल्व कर देंगे। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, तब वह द्विघात ज्ञात करें, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनके मूल वन बाई अल्फा 1 बाई बीटा। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मान लो कि अपन देते हैं अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई अल्फा। थर्ड क्वेश्चन अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, और जैसे लंबा हो जाएगा तो उसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं के मूल सिंपल सा ले लेते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा हो। ठीक है ना, तो उन समीकरणों को ज्ञात करें। अब इस सवाल में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, ये मेथड आपको आता है। सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक लिख लेंगे बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके मूल आ गए अल्फा और बीटा, है ना, इसके मूल क्या आ गए, अल्फा और बीटा। ठीक बात, ओके। अब इसके मूल अगर अल्फा और बीटा आ गए तो हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना आएगा, सी बाई ए। ठीक बात है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें एक ऐसी द्विघात बनानी है जिसके मूल क्या हो, 1 बाई अल्फा हो और 1 बाई बीटा हो। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक बात, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो फिर यहां पर आप सॉल्व करोगे इसको, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा बराबर 0। तो सवाल क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा सी बटा ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन सी बाई ए, और इज इक्वल टू 0। यहां से देखो ए और ए कट गया आपका, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा आपका माइनस का बी बाई सी, यानी माइनस का बी एक्स बाई सी, और प्लस यहां क्या आ जाएगा आपका a बाई सी इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो c, तो ये बनेगा आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 0। c को हटा दें तो आपकी समीकरण बन जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। ऐसा कर सकते थे, बोलो हाँ या ना। ये तो इट इज कॉल्ड पुअर मेथड। ये क्या होता है, गरीबों वाला मेथड है जो हमने किया बेटा यहां पर। इसको करने का एक अच्छा तरीका था जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, यानी मूलों का परिवर्तन, ठीक है, उनका रूपांतरण। तो क्या करना है आपसे, देखो करने का तरीका बता रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर, फिर कोई सा भी सवाल आ जाए, कैसा भी आ जाए, हमेशा सॉल्व हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसके मूल क्या माने हैं आपने, अल्फा और बीटा। एक मूल को इसमें डाल दो, लेकिन ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये सममित मूलों के लिए होगा, सिमेट्रिक मूलों के लिए, है ना। एक ही जैसे पैटर्न वाले मूलों को, जैसे अल्फा डाला तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। समीकरण को तो संतुष्ट करेगा ही मूल, है ना। अच्छा, फिर आपसे क्या बोला गया है, एक ऐसा समीकरण ज्ञात करो जिसका मूल क्या हो, 1 बाई अल्फा। तो हमें एक ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसमें x बराबर 1 बाई अल्फा रखने से वह समीकरण संतुष्ट हो जाए, है ना, यही चाहिए हमें। तो यहां से अल्फा का मान निकाल लो, अल्फा का मान 1 बाई एक्स आ जाएगा, और ये तो संतुष्ट हो ही चुका है। इसमें अल्फा का मान डाल दो तो क्या आ गया, a बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको मिला a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बराबर 0। और यही आपकी इक्वेशन बन गई क्या, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। वही आंसर वापस आ गया। तो हम इन स्पाइट ऑफ कि ये जो मेथड जो आप बचपन से करते आ रहे हैं उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाएंगे। और अगर सम्मित नहीं है, जैसे ये वाला सम्मित नहीं था, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा वाला सम्मित नहीं है ना, इसके लिए हमें यही वाला मेथड लगाना पड़ेगा। इस वाले के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जैसे सेकंड क्वेश्चन मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा, सेकंड वाले में मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा करके क्या करूंगा, सिंपल से लॉजिक से करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 मूलों का गुणा। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब तो मान डालना है बस, तो ये आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए बटे में c बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये आपकी वो समीकरण है जिसके मूल क्या हो गए, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। ठीक बात है। अच्छा, इस सवाल को एग्जैक्टली उल्टा कर देता तो ये सवाल कैसे होता, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का सवाल होता। देखो कैसे, मान लीजिए मैं ये हटा देता हूं, सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा पूछूंगा आपकी बार। इसको हटा देते हैं। मैंने आपसे बोला कि यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 है, यानी ये तो मूल मैंने दिए हैं। और मैंने आपसे क्या पूछा, तब वो द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा बीटा हो, जिसके मूल क्या हो, अल्फा बीटा हो। यानी सवाल पूरा का पूरा क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब जज्बात बदल दिए फटाफट। सवाल पहले ये पूछा जाता था, ये दिया जाता था, ये पूछ लेते थे, अब ये दिया है, ये पूछ रहे हैं। फिर से हम ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही लॉजिक करेंगे। क्या, हमको समीकरण क्या दिए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के अब मूल जो दिए हैं वो सिमेट्रिकल है बेटा, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस 1। तो ये जो मूल है ये इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दें बेटा, क्या बनेगा, ए ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस सी बराबर 0। ये आ गया साहब। ठीक है, अब क्या करें, ये तो हमारा संतुष्ट हो गया है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वो मूल निकालने हैं, मतलब हमें एक ऐसी समीकरण निकालनी है जिसका मूल क्या होना चाहिए, जिसको समीकरण को x बराबर अल्फा पर संतुष्ट होना चाहिए। तो x बराबर अल्फा है तो अल्फा का मान कितना आ गया, x, तो उस अल्फा के मान को यहां डाल दो। ये आ जाएगा आपका a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन प्लस b टाइम्स ऑफ प्लस c बराबर 0 बेटा। ठीक है ना, यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, a ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, a ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, अब आपको द्विघात बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर आप प्लस x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2c माइनस 2a प्लस कांस्टेंट का टर्म आएगा a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। ये वह समीकरण है जो x बराबर अल्फा से संतुष्ट हो रही है, क्योंकि लाए उसी से हैं। अब इसमें अल्फा डालोगे, अल्फा डाल करके यही समीकरण यहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी और ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक बात है, तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का लॉजिक है बेटा।
तो बेटा ये है अभी हमारे नेचर ऑफ रूट्स। हालांकि नेचर ऑफ द रूट्स अभी हमारे खत्म नहीं हुए हैं, ये अभी हमने शुरुआत के पहले 7 पढ़े हैं। आज का जो लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को आपको इनमें से बहुत सारी चीजें पहले से आती थी, हमने उनका रीजन समझ लिया कि उनका कारण क्या है। अब इन पर आधारित सवाल हमें करने होंगे और आगे जो हम इसको नेचर ऑफ द रूट्स है वहां से हम अपने क्वाड्रेटिक को आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अब हम आ गए हैं हमारे लेक्चर के उस पार्ट पर जहां हम सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम सवाल ट्राई करेंगे। जितना आज हमने पढ़ा बहुत कम सा, मतलब बहुत बेसिक सी चीजें को हमने बारे में बात करी है, तो बेसिक से सवाल करेंगे, आसान सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक समीकरण ax² + bx + c है के मूल अल्फा और बीटा हो, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/α और 1/β। अब मैं इस सवाल को कैसे करना पसंद करूंगा? मैं करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि मुझे मूल सिमेट्रिक दिख रहे हैं बेटा। तो ax² + bx + c = 0 और इसके मूल जो दे रखे हैं मुझे अल्फा और बीटा दे रखे हैं। एक मूल मैंने सेटिस्फाई कराया a² + bα + c = 0 से। अब मैंने कहा कि मुझे एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसको x = 1/α से संतुष्ट होना है, ठीक है ना। तो आप यहां से अल्फा का मान निकाल लें। अल्फा का मान कितना आ गया? 1/x आ गया। इसको इस समीकरण में डालेंगे तो क्या बनेगा? a/x² + b/x + c = 0 और यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा cx² + bx + a/x² = 0 और इससे मेरी समीकरण आ जाएगी cx² + bx + a = 0, जो कि मेरा आंसर है, ठीक है। ये सवाल हमने थ्योरी में भी कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। m के संभव मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण के हैं क्या? वास्तविक और भिन्न मूल। ओके, वास्तविक और भिन्न मूल मतलब, वास्तविक और भिन्न का मतलब ही एक चीज है क्या? d शुड बी ग्रेटर देन 0 बेटा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कभी लिखा हुआ आ जाए कि द्विघात समीकरण के मूल, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, वास्तविक है। बस क्या लिखा है? वास्तविक है, और कुछ नहीं दिया उसने, सिर्फ क्या दिया? वास्तविक है। न पता है कि भिन्न है, न पता है कि वो समान है। तो ध्यान रखना, कंडीशन हमेशा d ≥ 0 की चलेगी। तब हमें यह मानना पड़ेगा वास्तविक में हो सकता है कि दोनों मूल समान भी हो सकता है कि दोनों मूल भिन्न भी हो। तो दोनों के लिए हमें d > और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 समझ में आया। इसीलिए साइन को हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो बड़ा होगा या बराबर 0 होगा, ठीक है। पर यहां तो बोला है वास्तविक तथा भिन्न मूल, तो इसका d > 0 करो। d > 0 का मतलब होगा m² - 4 टाइम्स ऑफ m + 4, m + 5/4 ग्रेटर देन 0 बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा। m² माइनस का 4m, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा 4, सॉरी माइनस का 5, 4 तो कटी गए, माइनस का 5, ठीक है। अब ये सवाल किस में चला गया? रैशनल इनइक्वालिटी में। इसीलिए हमें रैशनल इनइक्वालिटी के लिए जो हमने लेक्चर पढ़े थे वो हमें सीखने जरूरी हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टराइजेशन में मैं डायरेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। m - 5 और m + 1, तो m² - 5m + 4m और ये -5, ठीक है। अब मैंने कल क्या बोला था, कल के लेक्चर में, कि जब कभी भी ऐसा हो कि आपका वेरिएबल धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, है ना, और मूल आ रहे हो, तो आप जब नंबर लाइन पे जाते हैं, देखो ये राइट है, ये राइट है, मूल कितना आया? -1 और आ गया 5। इन पर 0 लगा लो। हालांकि ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का साइन है, तो उत्तर तो ओपन ब्रैकेट में ही आएगा, छोटे कोष्टक में। यहां हमेशा प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 0 पर आंसर हमेशा मूलों के बाहर की ओर होगा। तो आपका m जो आएगा वो क्या आएगा? -अनंत से -1 यूनियन 5 से लेके अनंत। ये लीजिए आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल देखें। अब सवाल तो देखो उसी पैटर्न पर दूसरा सवाल आ गया कि m के संभव मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण के मूल समान और वास्तविक हो। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब तो पता है मुझे d = 0 है। d = 0 जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? जो समीकरण आई थी वो आई थी m² - 4m - 5 = 0। पिछला वाला ही तो सवाल है ये।
तो कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने कर लिया है ना, तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5 बराबर 0। तो m का मान एक तो 5 आएगा और m का मान -1 आएगा। अच्छा मजेदार बात देखो, -1 रख के देख लेते हैं। -1 रखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और -1 रखोगे ना तो ये आ जाएगा प्लस का 1/4 बराबर 0 बेटा। ठीक है, और ये क्या है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको याद होगा थ्योरी में मैंने क्या बोला था, d बराबर 0 होगा तो मूल समान आते हैं, यानी वो अपने आप ही क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। दिखा, अब एक बार 5 रख के भी देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और जब आप 5 रखेंगे तो यह कितना आ जाएगा आपके पास, 25/4 इज इक्वल टू 0। मजेदार बात यह है कि यह भी x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो रहा है बेटा। ठीक बात है, x बराबर 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये मत सोच लेना ये मूल है, ये तो m का मान है, मूल तो 5/2 आ रहा है। ठीक है ना, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर आ गया बेटा। अगला, मूल अवास्तविक है तो आपको पता है कि d शुड बी लेस देन 0 होगा, तो आपका x स्क्वायर ये क्या कहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 लेस देन 0। वही काम वापस से करना है, यहां पर आएगा -1, यहां आएगा 5, ये 0 0 प्लस माइनस प्लस, ये माइनस अनंत और प्लस अनंत था। जब भी ये चिन्ह आता है तो मूलों के बीच में फंस जाता है उत्तर। तो आपका जो ये m में था ना बेटा इक्वेशन, हाँ ये m में इक्वेशन थी, इसको अपन चेंज कर देते हैं। ये इक्वेशन आई थी m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5 और ये लेस देन 0। तो यहां से आपका m का मान कितना आ जाएगा, -1 से लेकर और 5 के बीच में। -1 से 5 के बीच में कुछ भी रखोगे रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉन रियल हो जाएंगे। सबसे अच्छा नंबर अपन को दिख रहा है कितना, 0 डाल दो। 0 डालोगे तो ये खत्म और ये खत्म, और एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का d ऋणात्मक ही आएगा, और ये कभी शून्य नहीं हो सकता, ये सदैव धनात्मक होने वाला है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अब m के संभव मान ज्ञात करें इसी समीकरण के लिए कि एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत का मतलब है, हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल। विपरीत की जगह पर आप इसको बोल सकते हैं व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, है ना। तो ये रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं कि एक मूल दूसरे मूल का क्या हो, व्युत्क्रम हो। अब देखो ये कैसे करना है, सवाल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एम प्लस 5/4 है ना, बराबर 0। अब आप कह रहे हो कि अगर एक मूल उसका अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 1/अल्फा, तभी तो व्युत्क्रम होगा। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो आप बोल पाओगे कि अल्फा इंटू 1/अल्फा जो होगा ये मूलों का गुणन है, और वो कितना आएगा आपके पास, वो आपके पास आएगा m प्लस 5/4 आएगा बेटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू 1/अल्फा तो 1 हो गया, तो आपका आ गया 1 बराबर m प्लस 5/4। तो m का मान आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4। तो अगर आपने m का मान -1/4 ले लिया तो आप बोलोगे कि आपके मूल क्या आएंगे, व्युत्क्रम आएंगे। चेक कर ले फटाफट, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 और माइनस का 1/4 रखोगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, +1 बराबर 0। ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस का 1/4 रखा ना बेटा अपन ने, ठीक है। तो आपका आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, और इसके तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं आ रहे हैं बेटा, मूल वास्तविक नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कहीं उसने नहीं बोला था कि इसके मूल क्या होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। हो सकता है कि p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू के रेसिप्रोकल फॉर्म में चला जाए, तो m का मान क्या होगा, -1/4, और हम बोलेंगे नॉन रियल रूट्स ही आएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका क्या, m के संभव मान ज्ञात करिए जिसके लिए भिन्न चिन्ह के मूल हों। अच्छा, यानी आपसे बोला जा रहा है कि आपके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, एक मूल मान लेता हूं कि मैं पॉजिटिव है और दूसरा मूल फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, भिन्न चिन्ह के मूल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 0, है ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव,
तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, लेस देन 0। मैं अल्फा प्लस बीटा के बारे में कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है परिमाण स्वरूप कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो अल्फा बीटा लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अल्फा बीटा कितना बेटा यहां पर m प्लस 5/4 लेस देन 0। तो ये आपको दे देगा m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं तो वह समीकरण ज्ञात करें जिनके मूल 2 अल्फा और 2 बीटा हो। चलिए ये सवाल करना है हमको। मैंने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहां a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सिमेट्रिकल रूट्स है ना, और मैं चाहता हूं एक ऐसी समीकरण जिसके मूल क्या हो, 2 अल्फा हो जाए। तो यहां से अल्फा का मान बता दो क्या आ गया, x/2। इसे रख दो इस समीकरण में, ठीक है ना, इस समीकरण में रखो तो क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस b इंटू एक्स बाई 2 प्लस c बराबर 0। ये आ जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर 0। ये लीजिए आपकी समीकरण आ गई। यदि अल्फा और बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल हैं तब वह समीकरण ज्ञात करें जिनके मूल क्या हो, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 हो। ठीक बात, कोई बात नहीं। हमको क्या बोला गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल आपको अल्फा और बीटा दिए हैं। तो आप बोलोगे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। आप चाहते हैं एक ऐसी समीकरण जो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 मूल बना ले। यहां से अल्फा का मान निकालो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x अल्फा प्लस x बराबर अल्फा, यानी आपको यहां से अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा कॉमन लेने पर x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स। तो यहां से अल्फा का मान आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। उसे इस समीकरण में डाल दें तो a टाइम्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c बराबर 0। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस c टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट की मदद से। सेम सवाल है, अल्फा और बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल हो तो वह समीकरण ज्ञात करें जिनके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। मुझे लगता है कि यह सवाल अब आप खुद से कर लेंगे, आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि अल्फा और बीटा समीकरण, अब देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, हम बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके मूल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है बेटा, अल्फा और बीटा है। ठीक है, पहले इसको कर देता हूं, इससे पीछे वाले को भी करता हूं मैं ताकि आपको आंसर पता रहे। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का b बाई ए आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, c बाई ए आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, आपको अब ऐसी समीकरण बतानी है जिसके मूल एक्स स्क्वायर माइनस ये हो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब बराबर 0 हो जाएगी बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से आपका अल्फा बीटा अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है इंटू एक्स प्लस ये लिखा है अल्फा बीटा का होल क्यूब बराबर 0, और ये आ गया आपका एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा c बाई ए माइनस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए का होल क्यूब बराबर 0। फाइनली आपका आंसर है। ऐसे ये सवाल भी फटाफट हो जाएगा। आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें गड़बड़ भी होगी क्योंकि जब आप x बराबर अल्फा स्क्वायर रखेंगे तो अल्फा का मान आपका एक बार रूट एक्स भी आएगा और माइनस रूट एक्स भी आएगा, तब आप फंस सकते हैं बेटा। तो यहां पर ऐसे चले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस यहां लगा लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। मान डाल दें, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इंटू एक्स प्लस
सी बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, चलिए सेम सवाल है, इसे भी हम कर सकते हैं, सेम लॉजिक। ये तो हमने करा भी था, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0। फिर आपने इसको क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 और आप मान डाल देंगे, आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। m का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस m माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का अनुपात 1:5 बेटा। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस m माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है एक अल्फा बाई बीटा, वो दे रखा है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अल्फा का जो मान है बेटा वो बीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा 7/2, है ना, और बीटा का मान अपन रखेंगे तो 6 अल्फा बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 7/2। तो अल्फा का मान मेरे पास आ गया 7/12 और अगर अल्फा 7/12 है तो बीटा का मान होगा 35/12। ये तो हमारे पास आ गया। हमको चाहिए m माइनस 1 का मान, है ना, तो गुणा कर ले, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा m माइनस 1/2। तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है अपना, ये अपना आ रहा है 245 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू m माइनस 1/2 आ रहा है बेटा, है ना। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 144 होगा, ये 12 इंटू 12 है ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका 245 बटे 144 प्लस 1/2 बराबर m/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे अपना किसका मान निकल जाएगा, m का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि m माइनस 1/2 होगा c/a की वजह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के मूल वास्तविक हों तथा उनका अंतर किसी संख्या c से छोटा हो जहां c धनात्मक है, तब सिद्ध करें b का मान इससे इसके बीच में स्थित होगा। अब देखो ये सवाल थोड़ा लैंग्वेजिटिकल हो गया है ना। इसमें क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, तो पहले द्विघात समीकरण ले लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, है ना। अब इसके जो दो मूल हैं वो मान लिए मैंने अल्फा और बीटा हैं। उसने क्या बोला है कि इसके मूल वास्तविक हैं तथा उनका अंतर किसी संख्या c से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं, तभी तो उन दोनों का डिफरेंस आया, है ना। इसका मतलब उसका d कैसा होगा, वास्तविक तथा भिन्न का लॉजिक करेगा और d ग्रेटर देन 0। इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि सिर्फ वास्तविक देने के बाद जो आगे का इंफॉर्मेशन है वो आपको बता रहा है कि मूलों में अंतर भी है ना। तो आपका d ग्रेटर देन 0 करोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0, जो कहेगा कि 4b इज लेस देन a स्क्वायर और b इज लेस देन a स्क्वायर बाई 4। इसको अपन चेंज कर लेते हैं, तो b का जो मान है वो क्या हो गया, a स्क्वायर बाई 4 से छोटा हो गया बेटा, है ना। अब देखो उसने दूसरी कंडीशन दी थी कि उनका जो अंतर है वो किसी संख्या c से छोटा है। इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो लेस देन c होगा, ठीक है ना, क्योंकि धनात्मक का है ना, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन c। इसको स्क्वायर कर लो तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर आएगा बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज लेस देन c स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा का मान डालो, अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा माइनस a का होल स्क्वायर माइनस का 4b इज लेस देन c स्क्वायर।
तो यहां से 4b को इधर ले लेते हैं और उसको इधर ले लेते हैं, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन 4b। तो ये आपसे बोलेगा कि जो b का मान है वो बड़ा है किससे, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 से। तो आपका b का मान किससे बड़ा आया, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 से बड़ा आया है और a स्क्वायर बाई 4 से छोटा आया है। अतः b का जो मान होगा वो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 से बड़ा और a स्क्वायर बाई 4 से छोटा चल रहा होगा। ठीक है ना, ये सवाल ऐसे होगा सॉल्व। अब देखो ये सवाल है, x का मान आपको दे दिया है 3 प्लस रूट 5, तब x की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 44 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 17 का मान ज्ञात करें। अब देखिए सवाल अगर ऐसा सोचे अपन कि 3 प्लस रूट 5 का मान डालेंगे तो उसकी पावर 4 करने की श्रद्धा हम में तो नहीं है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, आप सबसे पहले क्या करो, x माइनस 3 बराबर रूट 5 लिख लो और इन दोनों को वर्ग कर दो। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा। इससे क्या होगा कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 5 आया और ये इक्वेशन आपको मिल गई कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इसका मान 0 के बराबर है। जो x का मान आपने दिया अगर वो इसमें डाल दोगे तो वो क्या बना लेगा, आपको 0 दे देगा, है ना। अब ये इक्वेशन है तो आप क्या करो, x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 में भाग लगा दो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से। ठीक है, भाग लगाएंगे तो सबसे पहले x स्क्वायर से करेंगे, x की पावर 4 आ जाएगा माइनस का 6x क्यूब और प्लस का 4x स्क्वायर, बेटा घटा दो इसको, तो माइनस प्लस माइनस ये तो कट गया, यहां आ जाएगा माइनस का 6x क्यूब और प्लस का 40x स्क्वायर। अब माइनस 6x क्यूब उड़ाने के लिए माइनस 6x से कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x क्यूब प्लस का 36x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 24x। यहां पर अपन इसको नीचे उतार ही लेंगे तो माइनस का 48x आ जाएगा मान लो, है ना। अब क्या होगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये कट गया, यहां आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर और यहां क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 24x और प्लस का 17 बचा है, इसको लिख लो। अब 4x स्क्वायर उड़ाने के लिए प्लस 4 करो तो कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 16, तो ये घटेगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल और बचेगा कितना 1। तो बेसिकली जो सवाल आपको दिया है ना, उस सवाल की खासियत क्या है कि x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 ये जो है ये बराबर हो रहा है किसके, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस 1 के बराबर हो रहा है। और हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का मान कितना, 0, यानी ये जो पार्ट है ये अपने आप क्या बन गया 0। तो हमारा आंसर कितना है 1 है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जो इसमें मान डालने की गलती कभी भी नहीं करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4b इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल यदि अनंत पर हो तब a और b का मान ज्ञात करें। अब देखो हमने अपनी नेचर ऑफ द रूट्स में क्या सीखा था, हमने कहा था कि यदि किसी समीकरण के दोनों ही मूल अनंत पर चले जाएं तो उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक यानी a और b दोनों ही 0 हो जाएंगे। अब ये समीकरण अगर उसने दिया है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, तो 3a प्लस 2 बराबर कितना आएगा 0, तो a का मान आपका कितना निकल के आ गया -2/3। और ऐसे ही 5a प्लस 4b को भी क्या होना पड़ेगा 0, तो यहां से a का मान आप निकाल चुके हो तो ये आ जाएगा माइनस का 10/3 प्लस 4b बराबर 0, तो b का मान आपके पास आएगा माइनस का 10/12 या b का मान आप बोल सकते हो माइनस का 5/6। तो a का मान और b का मान आपके पास ये अगर आ गया है तो आपके इस समीकरण के दोनों मूल कहां पहुंच जाएंगे, अनंत पर पहुंच जाएंगे।